हाँ देखिए, अपन लेंस के बारे में जो पढ़ रहे थे, लेंस के अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा था h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u, जो कि उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए समान आया था, दोनों के लिए सत्य था, दोनों के लिए मान्य था। इस फॉर्मूले में आपने देखा था कि लेंस प्रतिबिंब की जो लंबाई है और जो बिंब की लंबाई है, इन दोनों का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर था। फिर इसी फॉर्मूले को अपन ने आगे और मॉडिफाइड किया, यानी कि रेखीय आवर्धन को अपन ने इसमें फोकस दूरी f और u के साथ लिया, यानी f और u के रूप में, फिर लिया f और v के रूप में, जो कि न्यूमेरिकल हल करने के लिए जरूरी था ताकि न्यूमेरिकल इजी वे के अंदर सोल्व हो सके। फिर इसके बाद अपन ने लेंस की शक्तियां इसके अंदर पढ़ ली थी कि शक्ति किसे कहते हैं, लेंस की सामर्थ्य क्या है, किस लेंस के लिए कितनी, किस लेंस के लिए कितनी मान की होगी, किसके लिए प्लस, किसके लिए माइनस। फिर अब अपन बातें करते हैं लेंसों के संयोजन की। लेंसों का संयोजन क्यों किया जाता है, लेंसों के संयोजन की आवश्यकता क्यों है, तो इसका एक ही जवाब होता है, वांछित प्रतिबिंब प्राप्ति के लिए लेंसों का संयोजन किया जाता है। लेंसों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक जो तरीका होता है वो तो ये है कि दो या दो से अधिक लेंस एक दूसरे को स्पर्श करके रखे गए हों, या फिर एक तरीका ये होता है कि उन लेंसों के मध्य कुछ दूरी हो। तो कुछ दूरी वाली जो वैल्यूज हैं वो अपने सिलेबस से परे हैं। अपने जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें जो संयोजन आपके कोर्स में दिया हुआ है वो है कि दो पतले लेंस या दो से अधिक पतले लेंस एक दूसरे को स्पर्श करके रखे गए, उनके मध्य की दूरी वाली डेरिवेशन अपने स्टैंडर्ड से परे है। तो अपन उसी की चर्चा करें। तो देखो, लेंसों के संयोजन की परिभाषा अगर अपन देना चाहें तो क्या परिभाषित हो सकती है, संयोजन कह दें या संयोग कह दें, कि जब दो या दो से अधिक लेंस इस प्रकार व्यवस्थित हों, एक दूसरे के संपर्क में हो कि उनकी अक्ष उभयनिष्ठ हो, तो इसे कहते हैं लेंसों का संयोजन या लेंसों का संयोग। लेंसों के संयोजन में होता क्या है, जो परिणामी जो आवर्धन आता है वो सभी लेंसों के आवर्धनों का गुणनफल होता है, अर्थात m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डैश। तो देखें इसकी परिभाषा क्या दी थी। अपन जो टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं वो है संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का क्या पढ़ रहे हैं अपन, संयोजन रखें। तो देखो, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या थी। जब दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा जाए कि सभी लेंसों का मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ हो, तो इस संयोजन को लेंसों का संयोजन कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त निकाय को लेंस तंत्र कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा जाए कि सभी लेंसों का मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ हो, तो इस संयोजन को लेंसों का संयोजन कहते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त निकाय को लेंस तंत्र कहते हैं। लेंस तंत्र का परिणामी जो आवर्धन होता है, रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन है, वो अलग अलग लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डैश, यानी कि परिणामी आवर्धन सभी लेंसों के आवर्धनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब अपन दो लेंसों के लिए इस संयोजन के लिए डेरिवेशन करते हैं। इसके आगे की स्टेप्स के लिए देखिए कैसे, मैंने ये मान लिया कि ये दो लेंस है मेरे पास, यहां बना लेते हैं इस चित्र को। एक लेंस मेरे पास ये रहा, नाम देते हैं इसको L1। दूसरा एक अन्य अभिसारी लेंस ये है, दोनों लेंस एक दूसरे को स्पर्श करके रखे गए हैं। दो लेंस ले लिए हैं आपने,
ये मैंने इनकी अक्ष बना दी है। इसका प्रकाशिक केंद्र O1 है, इसका प्रकाशिक केंद्र मैंने O2 ले दिया है। ये लेंस L1 है और ये लेंस क्या है, इसमें L2 है। दो लेंस जो कि दोनों ही अभिसारी लेंस हैं, एक दूसरे को स्पर्श करके, एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे से सटे हुए रखे गए हैं। इस लेंस की फोकस दूरी f1 है और इस लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है। अब देखिए, पहले अपन इससे प्रतिबिंब निर्माण करें। मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदुवत बिंब स्थित है, कोई बिंब वस्तु स्थित है, या यूँ कह सकते हैं बिंब जो है बिल्कुल पॉइंटेड है। इससे ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ध्यान रहे, अपन अब एक निकाय के रूप में डेरिवेशन इसकी करेंगे। यहाँ मैंने क्या ले लिया, ये कोई प्रकाश की किरण इस बिंब से गई, जो कि कैसा है, बिंदु बिंब है, ये बिंदु वस्तु है। अब इससे अपवर्तन अगर अपन देखें तो आप क्या देखते हैं कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभी दूसरा लेंस यहाँ नहीं है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर देखें तो ये प्रकाश की किरण यूँ जाने की अपेक्षा इसका अपवर्तन होकर के, जिसको कि यूँ जाना चाहिए था, अगर एक ही लेंस अगर अपन इसे मानते हैं तो ये प्रकाश की किरण यूँ आ जाती है, अर्थात ये इस स्थिति में, और यहाँ इसका ये प्रतिबिंब बनता है I डैश, यानी कि ये जो बिंब O है इसका ये प्रतिबिंब क्या बनता है, I डैश। ये जो प्रतिबिंब I डैश बनता है, I डैश स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, बिंब का कार्य। अगर ये दूसरा लेंस नहीं है तो उस स्थिति में इस बिंब O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I डैश पर, परंतु दूसरा लेंस भी रखा हुआ है। तो और ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस के लिए क्या करता है, बिंब की भांति कार्य करता है, और इसका अब जो रिजल्टेंट अपने पास प्रतिबिंब बनता है फाइनली, वो ये प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, ये हो गया है I। ये ठीक वही क्रिया हो गई जो क्रिया अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए किसी लेंस से की थी। तो देखिए, अब इसमें अपन ये मान लें कि दोनों लेंस मिलकर के एक हैं, तो बिंब O की जो दूरी है लेंस निकाय से वो मान लेते हैं U है, और जो I डैश की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि V डैश है। फिर इसके बाद अगर आप इस दूरी को देते हैं कि I कहाँ पर है, तो ये दूरी हो जाएगी V, ये अपन ने ले ली है। तो देखिए, यहाँ पर बिंब O, उसके लिए दूरी कितनी है, U, यानी बिंब दूरी तो हो गई है U। फिर इसके बाद देखें आप, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई है, V डैश, और V डैश दूसरा जो लेंस L2 है उसके लिए बिंब दूरी हो गई है V डैश, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो I डैश पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस L2 के लिए बिंब का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब के रूप में V बन जाता है। तो अपन पहले इसकी लैंग्वेज देख लें। तो देखें, माना कि F1 व F2, माना कि F1 व F2 फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस L1 व L2, माना कि F1 व F2 फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस L1 व L2 एक दूसरे को स्पर्श करके चित्रानुसार रखे गए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करके चित्रानुसार रखे गए हैं। लेंस L1 से U दूरी पर बिंदु O पर
बिंदु O पर बिंदु बिंब लेंस L1 से U दूरी पर बिंदु O से बिंदु O पर बिंदु बिंब रखा गया है। यदि लेंस L2 अनुपस्थित हो तो, यदि लेंस L2 अनुपस्थित हो तो लेंस L1 से प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है जो कि लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है। ये अपन ने देख लिया। अगर लेंस L2 अनुपस्थित हो तो लेंस L1 से प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है जो कि लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है। यानी कि लेंस अगर एब्सेंट हो तो बात कर रहे हैं, नहीं तो ये इसके लिए स्थिति बन गई है जो कि लेंस L2 के लिए किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। अब यहाँ अपन ने चित्र में ये शो कर दिया है कि इसकी दूरी तो कितनी है, V डैश, और ये दूरी क्या है, V है। तो देखिए बिंब का कार्य करता है और लेंस निकाय से अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर V दूरी पर प्राप्त होता है। ये अपन ने इसमें लैंग्वेज इसकी लिख ली है कि और लेंस निकाय से अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर V दूरी पर क्या होता है, अपन को प्राप्त होता है। ये आपने जान लिया है कि बिंदु I पर V दूरी पर अपन को ये प्राप्त हो रहा है। अब आपको इसके लिए डेरिवेशन करनी है कि तुल्य फोकस दूरी। अगर आप इसमें लेंस सूत्र से देखें तो आप देखेंगे लेंस सूत्र क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर f क्या है, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। तो पहले अपन इसे लिख लेते हैं, लेंस सूत्र से क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये अपने पास है इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से अपन यूज करेंगे लेंस L1 और L2 के लिए, और वही तरीका कि जब दो समीकरणें मिल जाएंगी उन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण अब आगे अपन किस प्रकार बनाएंगे, इसी समीकरण से बनाएंगे। यहाँ पर F तो है संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, लेंस L1 के लिए। अगर लेंस L1 के लिए समीकरण बनाए तो आप चित्र को गौर से देखिएगा, V क्या है, प्रतिबिंब। तो L1 के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, V डैश पर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/v डैश। बिंब की दूरी क्या है लेंस L1 के लिए, U, तो ये U लिख दीजिए आप। फोकस दूरी क्या है लेंस L1 की, F1। ये आ गई है समीकरण नंबर 2। फिर अब आप आगे देखें इसमें डेरिवेशन को।
देखिए इक्वेशन क्या थी, 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो कि मैंने लेंस L1 के लिए लिए है वो आई है 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। अब आप लेते हैं लेंस L2 के लिए, अगर इसी तरह समीकरण अपन लेंस L2 के लिए बनाएं तो आप क्या देखते हैं, देखो लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए देखें तो इस समीकरण से देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, लेंस L2 के लिए v है, u यानी बिंब दूरी, लेंस L2 के लिए बिंब क्या था, यहां पर था ये L2 के लिए, तो ये जो v डैश होगी यही क्या बन जाएगी, लेंस L2 के लिए बिंब दूरी बन जाएगी, यानी कि v डैश और लेंस L2 की फोकस दूरी है f2। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 3। यहाँ अपने पास ये दोनों समीकरण आ गई है, पहले लेंस के लिए भी आ गई है और दूसरे लेंस के लिए भी आ गई है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ देना है। तो देखिएगा समीकरण 2 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप जोड़ते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या आती है, 1/v डैश माइनस 1/u, समीकरण नंबर 2 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ आप क्या देखेंगे, 1/v डैश और 1/v डैश, ये माइनस ये प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास क्या रही, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इक्वेशन नंबर 4 अपने पास ही आ गए। अब जरा इस समीकरण को समीकरण 1 से कंपैरिजन करें, यदि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी f हो तो आप क्या देखेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। यदि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी f यदि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी f हो तो आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 से, समीकरण 1 वे समीकरण 4 से, अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी समीकरण 1 और 4 से, वो इक्वेशन क्या होगी, 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखा जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, समीकरण नंबर ये हो गई 5। तो आपने क्या देखा कि अगर अपन दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखते हुए उनका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ये आता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर लेंसों की संख्या n होती तो ये समीकरण कुछ यूं बनती, यदि n लेंस होते तो अगर संख्या में n लेंस होते तो इक्वेशन बन जाती 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश प्लस 1/fn। ये आपके पास समीकरण आ गई और ये हो गई समीकरण नंबर 6। इसी को आप समीकरण को देखो और आगे अपन कैसे ले सकते हैं, इसके बाद की स्टेप को मैं यहाँ ले रहा हूँ। 1/f अपन पढ़ चुके हैं इसकी परिभाषा कि लेंस की शक्ति क्या है, उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, तो 1/f बन गया इसकी पावर, तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 डैश डैश प्लस pn। अगर n संख्या में लेंस है
तो उसकी तुल्य शक्ति के लिए ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 7 और ये अपने पास आ गई है तुल्य फोकस दूरी के लिए। यहां अपन ने लेंसों के संयोजन के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, जिसमें आपने क्या देखा कि तुल्य फोकस दूरी के लिए ये सूत्र आया 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 और तुल्य शक्ति के लिए आया P = P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश प्लस Pn। n संख्या तक लेंगे तो ऐसे ही आ रहा है। अब यहाँ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, समीकरण 5 से अपन चर्चाएं करें तो देखिए, अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं, यानी दोनों लेंस अभिसारी लेंस हैं, तो उस स्थिति में तुल्य फोकस दूरी भी धनात्मक आएगी, अर्थात संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं तो संयोजन का व्यवहार, कई बार क्वेश्चन बनता है कि एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी इतनी है, इसकी इतनी है, तो बताइए इस संयोजन का व्यवहार किस लेंस की भांति होगा। तो यहां अपन इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं तो तुल्य फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, अर्थात संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। अगर दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो दूसरी स्थिति यह संभव है कि अगर दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। तो देखें इसमें तुल्य फोकस दूरी कैसी आएगी, f1 भी ऋणात्मक, f2 भी ऋणात्मक, तो रिजल्टेंट जो f होगा वो भी कैसा आएगा, ऋणात्मक। और अगर रिजल्टेंट f ऋणात्मक आ रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। तीसरी स्थिति कि अगर पहला लेंस यानी कि जो L1 है वो तो है उत्तल लेंस और जो दूसरा लेंस जो L2 है वो अगर ले लिया जाए अवतल लेंस, तो अब संयोजन का व्यवहार क्या होगा, यहाँ ये क्वेश्चन आता है। तो देखो इसके लिए भी फिर अपने पास 3 स्थितियां बन जाएंगी, तीसरी स्थिति की भी 3 स्थितियां होंगी। वो 3 स्थितियां क्या होंगी कि किसकी फोकस दूरी अधिक है, उत्तल लेंस की अधिक है या अवतल लेंस की अधिक है, या किसकी कम है, उत्तल की कम है अथवा अवतल की कम है, या दोनों की फोकस दूरियां बराबर हैं। तो देखो लेंसों के संयोजन के लिए फॉर्मूला तो अपन ने देख लिया कि 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 है और शक्ति के लिए भी देख लिया आपने। अब अगर अपन इसी में आगे बात करें स्पेशल केसों की यानी कि विशेष स्थितियों की, तो देखिए वो विशेष स्थितियां क्या और कैसे आएंगी उनको भी जानते हैं। तो देखो स्पेशल केसेज, विशेष स्थितियां। स्पेशल केसेज या विशेष स्थितियां, उसमें नंबर 1, यदि दोनों लेंस कौन कौन से, L1 व L2, यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हो तो, पहले से यदि दोनों लेंस कैसे हो, उत्तल लेंस हो तो। अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं तो देखिए f1 व f2 दोनों के मान यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी, दोनों के मान धनात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी धनात्मक होगी।
यदि दोनों लेंस यानी उत्तल लेंस हो तो f1 व f2 दोनों के मान धनात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। अगर धनात्मक है फोकस दूरी, इसका मतलब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, उत्तल लेंस की भांति धनात्मक होगी। अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की अर्थात या अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। ये नंबर फर्स्ट केस। नंबर सेकेंड, यदि दोनों लेंस यानी कि L1 व L2 अवतल लेंस हो यदि दोनों लेंस यानी L1 और L2 अवतल लेंस हो तो देखो दोनों के अवतल लेंस होने पर पहले लेंस की फोकस दूरी वो भी ऋणात्मक होगी और जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो देखो यदि दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो f1 व f2 दोनों के मान ऋणात्मक होने के कारण दोनों के मान ऋणात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। F1 और F2 दोनों के मान ऋणात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। अतः संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। तो अपन ने दो स्थितियां जान ली है। पहली स्थिति जब दोनों लेंस उत्तल हों, दूसरी स्थिति जब दोनों लेंस कैसे हों, अवतल हों। तो देखो पहली स्थिति जब दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों। सेकंड स्थिति जब दोनों लेंस अवतल हों। नंबर थर्ड स्थिति, यदि पहला लेंस यानी कि L1 तो हो उत्तल और दूसरा लेंस यानी कि L2 वो हो अवतल, तब देखिएगा यदि प्रथम लेंस यानी कि L1 उत्तल व द्वितीय लेंस यानी कि L2 अवतल हो तो, यानी तीसरी स्थिति ये आ गई कि यदि प्रथम लेंस L1 तो कैसा हो, उत्तल हो और द्वितीय लेंस L2 कैसा हो, अवतल हो। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या जानते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में तुल्य फोकस दूरी देखो क्या होगी, 1 में f इज इक्वल टू 1 में f1 माइनस 1 में f2 हो। तो 1 में f इज इक्वल टू 1 में f1 माइनस 1 में f2 होगा। क्यों? क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, क्यों? क्योंकि वो उत्तल लेंस। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्यों? क्योंकि वो अवतल लेंस। अब इसी को आप आगे हल करके इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हो, 1 में f इज इक्वल टू, देखिए f1 f2
ये आ गई है इक्वेशन F2 माइनस F1, या F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन में F2 माइनस F1। ये समीकरण आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि इससे पहले समीकरण नंबर 7 अपने पास आ चुकी थी। यानी पहला लेंस अगर उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है तो अपने पास ये समीकरण बनेगी। ये जो समीकरण 8 बन गई है, इसमें भी फिर 3 केस संभव है। प्रथम केस ये संभव है कि L1 की फोकस दूरी ज़्यादा हो और L2 की कम हो। दूसरी, L1 की फोकस दूरी कम हो, L2 की ज़्यादा हो। और तीसरी स्थिति, L1 और L2 दोनों ही लेंसों की फोकस दूरियां समान हो। तब देखिए क्या स्थितियां बनती हैं। तो अब देखिए समीकरण नंबर 8 आपके पास आ गई। अब इसमें भी 3 केस बन जाएंगे। नंबर ए, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 हो तो, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक हो। तो ध्यान देना, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसके लिए शक्ति क्या होती है? कम होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि लेंस की शक्ति क्या है? लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी शक्ति अधिक होगी, और जिस लेंस की शक्ति या जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसके लिए शक्ति कम, और फोकस दूरी कम तो शक्ति अधिक। यानी कि उत्तल लेंस की यहाँ क्या कहा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, यानी उत्तल लेंस की शक्ति कम है। अर्थात शक्ति किसकी ज्यादा है? अवतल लेंस की। तो संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? अवतल लेंस की तरह। तो आप याद रख सकते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी संयोजन का व्यवहार उस लेंस की भांति होगा। अब इसी को अपन मैथमेटिकली भी देखें तो देखो, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 हो तो इस फॉर्मूले में देखो आप क्या देख रहे हैं? F1 इज ग्रेटर देन F2 है, F1 बड़ा है F2 से, तो रिजल्टेंट फोकस दूरी कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी, क्योंकि F1 बड़ा है। भाई F1 की वैल्यू ज्यादा है F2 से, तो जो F आएगा वो कैसा आएगा? ऋणात्मक हो। तो अपन यो कह सकते हैं F कैसा होगा मान? ऋणात्मक। ऋणात्मक। अतः संयोजन का व्यवहार, अतः संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? ऋणात्मक है फोकस दूरी, और ऋणात्मक फोकस दूरी के लिए व्यवहार कैसा है? इसका मतलब अवतल लेंस है। अतः संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। ये अपन ने देख लिया कि अतः संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। नंबर बी, इसका उल्टा हो जाए कि यदि F1 इज लेस देन F2 हो तो, यदि F1 इज लेस देन क्या हो? F2 हो। तो यदि F1 इज लेस देन F2 हो तो वही बात कि यहाँ F2 क्या है? आपकी बार बड़ा है, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हुई? कम। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है इसका मतलब उत्तल लेंस की शक्ति ज्यादा है, तो व्यवहार कैसा होगा? उत्तल लेंस की भांति। अर्थात फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। तो देखेगा यहाँ इस फॉर्मूले में देखो, अब आप कौन बड़ा है? F2। F1 छोटा है, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1 ही तो है, या F1 इज लेस देन F2 कह दो। तो अगर F2 आपके पास बड़ा है तो यहाँ जो फोकस दूरी आएगी, तुल्य फोकस दूरी, वो कैसी आएगी? धनात्मक। तो आप यूँ कह सकते हैं यदि F1 इज लेस देन F2 हो तो रिजल्टेंट जो F होगा वो होगा धनात्मक, और परिणामी फोकस दूरी धनात्मक है। इसका मतलब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? उत्तल लेंस की भांति होगा। अतः
संयोजन का व्यवहार, अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। नंबर सी केस देखो, इसमें F1 बड़ा था, F2 छोटा था। इसके अंदर F1 छोटा है, F2 बड़ा है, परंतु ऐसा भी तो संभव है कि यदि F1 = F2 हो तो कि दोनों ही लेंसों की फोकस दूरियां क्या हो, समान हो। अगर दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान हो तो देखिएगा व्यवहार कैसा होगा। F2 और F1 दोनों का मान समान है, उसी केस को पढ़ रहे हैं अपन, इस वाले केस को। दोनों का मान समान है तो बताइए F का मान क्या होगा। दोनों समान हैं, घटाया एक दूसरे में 0 आ गया, 0 से आप डिवाइड करोगे, भाग देंगे तो मान कैसे आएगा, अनंत। यानी कि तुल्य फोकस दूरी हो गई अनंत। जो अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, किसी पारदर्शी पट्टिका की। तो यूं कह सकते हैं, जब समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस व अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, समान फोकस दूरी के, तो उसका व्यवहार पारदर्शी कांच की पट्टिका की भांति होगा, समतल कांच की पट्टिका हो गई। तो देखिएगा, अतः संयोजन का व्यवहार पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका की भांति होगा। अतः संयोजन का व्यवहार पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका की भांति होगा। संयोजन का व्यवहार पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका की भांति होगा। तो देखिए, यहाँ अपन ने जो चीजें पढ़ ली हैं, लेंस के बारे में क्या क्या अपन ने पढ़ा है। लेंस सूत्र अपन ने पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। लेंस मेकर सूत्र पढ़ लिया, उस पर आधारित भी आंकिक प्रश्न कर लिए थे। यानी लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र के जो फॉर्मूले अपने पास थे, उन पर आधारित आंकिक प्रश्न अपन ने पाठ्य पुस्तक के अनसोल्ड क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन जो बोर्ड में इस साल आया था, वो अपन ने सोल्व कर लिया। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा है लेंस के लिए रेखीय आवर्धन जान लिया। रेखीय आवर्धन के पश्चात अपन ने पढ़ी है लेंस की शक्ति। रेखीय आवर्धन के सभी फॉर्मूले पढ़े थे। लेंस की शक्ति के पश्चात अपन ने पढ़ा है लेंसों का संयोजन या लेंसों का संयोग। अब ये जो 3 टॉपिक अपने पढ़े हैं, रेखीय आवर्धन लेंस का, लेंसों का संयोजन और लेंस की शक्ति, इन पर आधारित अपनी पुस्तक के अपन क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको अपन यहाँ लिख लें ताकि क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रहे कि कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा था लेंस में आवर्धन। तो देखिए, आवर्धन m = क्या फॉर्मूला था, h डैश अपॉन में h v/u। बिल्कुल यही फॉर्मूला आया था, m h डैश अपॉन में h v/u। फिर इसी फॉर्मूले को f और u के रूप में अगर आप लेते हैं लेंस के लिए, तो f अपॉन में f+u, एक फॉर्मूला ये आपके पास आया था। फिर अगर आप इसे v के रूप में लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है f माइनस v अपॉन में f। ये तो फॉर्मूला था रेखीय आवर्धन का, जो कि लेंस से है। ध्यान रहे, ये 2 फॉर्मूले अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए नहीं हैं,
लेकिन इन पर आंकिक प्रश्न अपन को दे रखे हैं और हल भी इन्हीं से किया हुआ है उनका। इसका मतलब ये तो अपन को पढ़ना ही है। फिर इसके बाद आपने जो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है वो है लेंस की शक्ति P इज इक्वल टू 1/f। अगर ये सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर, अगर f सेंटीमीटर में है, और अगर ये मीटर में है तो P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि लेंस की शक्ति फोकस दूरी का क्या है, व्युत्क्रम। फिर इसके बाद आपने पढ़ा है लेंसों का संयोजन, यानी कि लेंसों का संयोग या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो कि पतले लेंसों के लिए पढ़ते हैं अपन तो सब कुछ। यहाँ फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें से दोनों लेंस उत्तल हैं तब ये आ रहा है, अगर दूसरा लेंस अवतल हो जाए तो क्या कर देंगे, उसे माइनस के रूप में आ जाएगा। या इसी फॉर्मूले को आपने शक्ति के रूप में यूं लिया था, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये अपने पास लेंस संबंधी जो अपन ने फॉर्मूले, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बाद जो निकाले थे वो फॉर्मूले हो गए। अब इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन करते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे दो लेंस दिए हुए हैं आपको, एक लेंस की जो शक्ति है +5 डायोप्टर है, इसका मतलब कैसा लेंस हुआ, अभिसारी। दूसरा लेंस है उसकी शक्ति जो दे रखी है वो है -7 डायोप्टर। -7 डायोप्टर यानी कि वो कैसा है, अपसारी। वो था अभिसारी, ये हो गया अपसारी। दोनों लेंसों का संयोग है, दोनों का कॉम्बिनेशन कराया गया है, स्पर्श करके रखे गए हैं। तो आपको बतानी है कि इस संयोजन की संयुक्त लेंस जो बन गया है उसकी क्षमता या उसकी शक्ति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपन देखें तो देखें +5 डायोप्टर एवं -7 डायोप्टर के दो पतले लेंसों को, डायोप्टर के दो पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, बताइए। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, बताइए। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया है, अब इसे हल करना है। देखो ये अपनी पाठ्य पुस्तक का अनसोल्ड क्वेश्चन है, यानी चैप्टर के एंड में जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कह रखा है कि +5 डायोप्टर और -7 डायोप्टर के दो लेंस अपन को दे रखे हैं। तो ध्यान दो, शक्ति किस लेंस की ज्यादा है भाई, प्लस डायोप्टर का मतलब है उत्तल लेंस और माइनस डायोप्टर का मतलब है अवतल लेंस। तो जिस लेंस की शक्ति अधिक है यानी जिसकी फोकस दूरी कम है, तो शक्ति किसकी अधिक है, अपसारी लेंस की। भाई 7 है वो, इसका मतलब संयोजन का व्यवहार तो कैसा होगा, अपसारी लेंस की तरह होगा उस संयुक्त लेंस का। तो देखिए आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं, P1 वो तो है +5 डायोप्टर, P2 -7 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की शक्ति आपको ज्ञात करनी है, पहला तो ये है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था,
P1 प्लस P2। मान रखिए P1 की वैल्यू प्लस 5 डायोप्टर, ये -7 डायोप्टर, तो P इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। ये आपके पास आंसर आ गया। ये जो संयुक्त लेंस की शक्ति है वो कैसी आ रही है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक शक्ति किसके लिए होती है, अवतल लेंस के लिए। यानी संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की तरह। तो देखिए तुल्य शक्ति ऋणात्मक है, जो कि यह दर्शाती है कि संयोजन का व्यवहार, या यूं कह सकते हैं संयुक्त लेंस का व्यवहार, यह दर्शाती है कि संयोजन का व्यवहार अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की भांति होगा। ये एक क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। इजी क्वेश्चन था। क्या दे रखा था, दो लेंसों की शक्तियां दे रखी थी डायोप्टर में, और ये पूछ रहे थे कि जो एक लेंस बन गया संयुक्त होकर के, उस संयुक्त लेंस की तुल्य शक्ति क्या है वो अपन ने निकाल ली, और उसका व्यवहार क्या है वो भी अपन ने जान लिया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछते कि जो संयुक्त लेंस बना है, यानी एक जो लेंस बन गया है, उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो वो भी निकाली जा सकती है। P इज इक्वल टू 1 में F, तो F इज इक्वल टू 1 में P, यानी कि 1 में -2 -0.5 मीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर। माइनस में आएगी क्योंकि व्यवहार कैसा है, इसका मतलब अवतल लेंस की तरह हो गया। यानी कि जो संयोजन है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और उसकी तुल्य फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन अपन ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी अपनी पाठ्य पुस्तक में अनसोल्ड क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पतले अभिसारी कांच लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। पतला अभिसारी कांच का लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, उसकी शक्ति 5.0 डायोप्टर है। प्लस में होगी शक्ति, यानी +5 डायोप्टर कह सकते हैं अपन। +5 डायोप्टर है क्योंकि कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है। जब ये लेंस μL अपवर्तनांक के द्रव में डाला जाता है या उसमें डुबाया जाता है तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाती। तो आपको बताना है कि उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है। तो ध्यान रखना, अगर उत्तल लेंस का व्यवहार अवतल लेंस की भांति हो गया है, उत्तल लेंस का व्यवहार अवतल लेंस की भांति हो गया है, इसका तात्पर्य है कि जिस द्रव के अंदर लेंस को डाला गया है उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, क्योंकि लेंस की प्रकृति उसमें बदल गई है। अगर लेंस की प्रकृति नहीं बदलती तो उत्तल लेंस की भांति होता, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभिसारी लेंस कैसा बन गया, अपसारी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। अब वो कितना है ये अब अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन उस क्वेश्चन को लिखें कि जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एक पतले अभिसारी कांच लेंस, यानी कि एक पतला अभिसारी कांच लेंस है
कांच का लेंस है तो इसका अपवर्तनांक म्यू जी ये दिया हुआ है 1.5, की शक्ति +5 डायोप्टर है, की शक्ति कितनी है +5 डायोप्टर। प्लस में क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है, +5 डायोप्टर है। जब यह लेंस म्यू एल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, जब यह लेंस म्यू एल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी सौ सेंटीमीटर है। तो म्यू एल का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट दे दिया कि शक्ति है, वो भी इसमें शामिल हो गया, और वो कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि लेंस को अपन किसी द्रव में डाल रहे हैं, यानी दोनों कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ अपने लिए यूज हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन संबंधी सबसे पहले अपन डाटाज नोट करें। क्या क्या डाटा दिए हुए, देखो, एक पतले अभिसारी कांच लेंस की शक्ति +5 डायोप्टर है, यानी कि पतले कांच लेंस की शक्ति +5 डायोप्टर है। शक्ति दे रखी है, इसका मतलब इसने अपन को क्या दे दी, इसकी फोकस दूरी भी दे दी है भाई। तो देखिए, और कब है ये फोकस दूरी, इसकी शक्ति कब है, यानी कि जब माध्यम क्या है उसके लिए वायु है, यानी वायु में रखा हुआ है। तो इसकी फोकस दूरी FA = 1/PA। A का मीन्स एयर में, P पावर FO का लेंथ के लिए। तो देखिए, इससे 1 में ये कितनी है 5, प्लस में क्यों होगी, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो 1/5 यानी कि ये हो गया है 0.2 मीटर। इसी को आप आगे लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। तो अपने पास यहाँ फोकस दूरी ज्ञात हो गई है वायु के अंदर। फिर इन्होंने क्या कहा है कि वायु में इसका अपवर्तनांक इस लेंस का, यानी कि म्यू जी, आगे ए लिखना कोई आवश्यक नहीं है, इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं तो ए है, यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपको दिया हुआ है 1.5, मात्रकहीन राशि है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, म्यू एल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो ये अपसारी लेंस की भांति हो जाता है। देखो, यहाँ तो लेंस कैसा था, अभिसारी, लेकिन उस द्रव में डालने पर ये हो गया है अपसारी। अपसारी यानी कि अवतल लेंस, अर्थात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई फोकस दूरी। तो ये अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी होगी। देखो, यहाँ फोकस दूरी 20 है, उस दूसरे द्रव में डाला, अगर पानी में डालते तो 5 गुनी हो जाती है, मैंने बता रखा है, 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी इसकी फोकस दूरी हो जाती है, तब तो हो जाती है 80। लेकिन किसी द्रव में डालने पर इसकी फोकस दूरी हुई है 100, क्योंकि किसी भी द्रव में डालो फोकस दूरी तो लेंस की बढ़ती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी जो इसकी बढ़ रही है वो हो गई है 100 सेंटीमीटर।
100 सेंटीमीटर हो गई है, इसका मतलब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है, क्योंकि लेंस की प्रकृति बदल गई है, अर्थात द्रव के अंदर फोकस दूरी FL ये होगी -100 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ऋणात्मक चिन्ह आएगा यहाँ। क्यों आएगा? क्योंकि लेंस का व्यवहार अब कैसा है? अपसारी, यानी कि अवतल लेंस की तरह है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आएगा। फिर आपको क्या दिया हुआ है? सारे पद पूरे हो गए तो आपको μL का मान ज्ञात करना है, यानी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई अब करना है जिसको कि अपन ने लेंस की शक्ति लेंस सूत्र पढ़ने से पहले अपने कुछ क्वेश्चन जो सोल्व किए थे अपनी पाठ्य पुस्तक के, और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो अपने देखे थे जहां पर कि लेंस को अपन किसी द्रव में डाल रहे थे, याद करो। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास था, FL यानी कि किसी द्रव में फोकस दूरी बटे में FA इज इक्वल टू, ये आपने यूं लिया था μGA यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर यहां आपने लिया था कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, बिल्कुल यही था, या यूं कह सकते हैं कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहां देखिएगा ये वैल्यू क्या आपके पास है क्या? सॉरी देखो उल्टा लिख दिया इसको, यहाँ ये हो जाएगा FL, यहाँ तो हो जाएगा ये द्रव का कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यहाँ हो जाएगा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका था। अब इस फॉर्मूले में देखिएगा आप, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि μGA ये तो 1.5 आ रहा है, इसमें तो कोई चेंज आपको करना है ही नहीं। FL आपके पास है क्वेश्चन में, FA ये भी आपको दिया हुआ है, ये आपने निकाल लिया है, लेकिन μGL यानी कि लेंस का या कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है, और आपको ज्ञात करना है μL यानी कि द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? कुछ नहीं कहा है तो वायु यानी एयर के सापेक्ष निकालना है। तो देखिए इसी समीकरण को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या? FL अपॉन में FA इज इक्वल टू μGA। अगर यहाँ μGA तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये तो मान दिया हुआ है आपको। यहां अब आप देखेंगे यहां μGL है तो इसे आप यूं भी कह सकते हैं μG अपॉन में μL -1, बिल्कुल कह सकते हैं, और चाहें तो आगे A भी लिख सकते हैं। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, देखो FL आपके पास है, FA आपके पास है, μGA आपके पास है, μGA आपके पास है, μLA आपको ज्ञात करना है, यानी जिसे केवल आप μL भी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए। तो देखिए FL कितना था आपके पास, लिखा है कहीं, ये लिखा है -100, माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलें। FA एयर में फोकस दूरी आ रही थी 20 प्लस में थी, इज इक्वल टू μGA 1.5 -1, फिर आ जाए μGA 1.5 अपॉन में μLA -1, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब आपकी जो समीकरण बनेंगी वो समीकरण बन जाएंगी 20 से 100 को डिवाइड कीजिए, ये आ गए हैं -5 इज इक्वल टू, ऊपर देखिए 1.5 -1 यानी कि 0.5, फिर नीचे 1.5 अपॉन में μGL μLA अर्थात उस द्रव का अपवर्तनांक -1। फिर आगे फिर देखिए यहाँ 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि -1 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन में 1.5
अपॉन में म्यू एल ए माइनस 1। मैं आपको इसमें पूरी ही स्टेप सोल्व करके दे रहा हूँ, देखिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1.5 अपॉन में ए म्यू एल माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.1। बिल्कुल यही इक्वेशन आएगी, देख लीजिए। अब आपको तो वैल्यू किसकी निकालनी है, म्यू एल ए की, तो ये तो आसानी से अब निकल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए कैसे, 1.5 अपॉन में ए म्यू एल माइनस 1 है, इसको इस तरफ ले जाइए तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.1। यानी अब आपके पास जो बची हुई राशि है वो है 1.5 म्यू एल ए इज इक्वल टू, एक में से 0.1 को आप घटाइए तो क्या बचेगा, 0.9। अगर ये 0.9 बचता है तो आप फिर इसको आगे हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 15 अपॉन में 9, 15/9, 15 अपॉन में 9, फिर 3 से इनको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3, मात्रकहीन। तो दिए गए द्रव का जो अपवर्तनांक है, जिसे आप म्यू एल कह रहे हैं, जिसे आप म्यू एल कह रहे हैं या म्यू एल ए कह रहे हैं, उसका मान हो गया है 5 अपॉन में 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दो कॉन्सेप्ट अपने इसमें यूज हो रहे हैं, दो क्या कई कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये भी यूज हो रहा है कि आपको जो शक्ति दी गई है उसको फोकस दूरी के रूप में चेंज करें। अगला कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि लेंस की प्रकृति बदल रही है, तो आप चिन्हों का ध्यान रखें कि अगर उत्तल लेंस से अवतल लेंस हो गया है और उसकी फोकस दूरी 100 है तो ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर आप यहाँ वैल्यू रखने के बाद फिर यहाँ पर भी ध्यान रखें कि ये जो राशि है ये किस तरह से चेंज होगी। इस राशि को चेंज किया, उसके बाद वैल्यू रख के फिर इसकी कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करें तो आपके पास उस द्रव का अपवर्तनांक आता है 5.3, जो कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि आप जानते हो 3 अपॉन में 2, उसके कंपैरिजन में 5 अपॉन में 3 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि इस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए लेंस की प्रकृति क्या हो गई, चेंज। ये अपन ने जो क्वेश्चन किए, ये दोनों क्वेश्चन अपनी पुस्तक के पीछे के चैप्टर के एंड के आंकिक प्रश्न में अनसोल्ड क्वेश्चन थे, जिनको अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ जो एग्जाम्पल, जो कि सोल्ड एग्जाम्पल हैं, उनको सोल्व करते हैं।